एडमिनिस्ट्रेशन किस लेवल पे ऑपरेट कर रही है। वो जो पॉलिसी के डिसीजंस थे वो ऊपर बैठ के कैबिनेट बना रही है, विच कंसिस्ट्स ऑफ द मिनिस्टर्स and collectively the ministers, the cabinet is called temporary executive. That executive which comes into office and stays in the office for a certain period of time. 5 साल के लिए हुकूमतें हमारी आती हैं, वो अलग बात है, जल्दी चली जाती हैं, एक अलग स्टोरी है, ठीक है। So that is called the temporary executive. Whereas the executive that is permanent is the bureaucracy. Bureaucracy does not take the policy decisions because it is not in the top level management. The top level management lies with the cabinet headed by the prime minister in a parliamentary form of government. They'll make the policy decisions, but the day-to-day decisions under those policies will be made by the permanent executive. That lies in the second tier. ये बात क्लियर होती है आपको? So हमारा जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो जिसको मैं एग्जीक्यूटिव कह रहा हूं, वो कैबिनेट से नीचे वाला जिन्होंने इंप्लीमेंट करना है, कैबिनेट की पॉलिसीज के अंदर रहते हुए डे टू डे डिसीजन लेने हैं और उसके बाद उनको इंप्लीमेंट करना है। सो ये जो इंप्लीमेंटेशन वाला सारा काम है, डे टू डे डिसीजन मेकिंग और उनकी इंप्लीमेंटेशन, ये काम है आपका एडमिनिस्ट्रेशन का या एग्जीक्यूटिव का, कैबिनेट से हट के। यानी कि हमारे सब्जेक्ट में हमारा कैबिनेट से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है। कैबिनेट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है। हम कैबिनेट की पॉलिसीज के अंदर रहते रहते जो फैसले होंगे और उन फैसलों की इंप्लीमेंटेशन होगी, उससे कंसर्न है। और इस सारे अमल को करने के लिए जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, इसको कहेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। ये बात क्लियर हुई आपको? ये अपना शायद से ब्रीफली बताइएगा मैंने क्या बात, ताकि मुझे आइडिया हो कि बात, क्योंकि शुरू के कॉन्सेप्ट हैं, ये जब तक क्लियर नहीं होंगे आप आगे नहीं बढ़ सकेंगे। क्या समझते हैं मैंने क्या बताया आपको? हमारा सब्जेक्ट किस बारे में? सर हमारा सब्जेक्ट बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन पे है, पॉलिसीज इम्प्लीमेंटेशन के बारे में। चले इसको मैं जरा मजीद एडमिनिस्ट्रेशन थोड़ा सा मैं क्लियर करता हूँ। देखिए आपकी इसमें डिसीजन मेकिंग भी है। पॉलिसी जो सबसे ऊपर है ना, वो जिस तरह मैंने आपको बड़ी मिसाल दी थी कि फॉरेन पॉलिसी, उसमें आपने सर्टन फैक्टर्स की चीता चीता जो बातें हैं वो आपने तय कर देनी है कि चाइना से हमारे अच्छे ताल्लुकात होंगे, ठीक है। उसकी जरा इस पॉलिसी की थोड़ी सी डिटेल्स भी होंगी कि हमने किस तरह सी पैक हमारा एक पॉलिसी का बहुत बड़ा हिस्सा है, किस तरह इकोनॉमिक प्रोग्रेस में हमने चाइना के साथ कोलैबोरेशन करनी है, बल्कि चाइना ने हमारे साथ करनी है, ठीक है। किस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में हम चाइना के साथ अलाइंड हैं, किस तरह चाइना हमारा ऑल वेदर्ड फ्रेंड है। वो कहते हैं ना कि वो बहरा अरब से गहरा और हिमालय से ऊंचे हमारे ताल्लुकात हैं। ये सारी पॉलिसी की बातें हैं। अभी इस वक्त मौके पे कोई ऐसा मसला मौजूद नहीं है जिस पे कोई एक्शन लेना है। ये एक जनरल बैठ के कैबिनेट ने पीस में बैठ के बगैर कोई मसला फेस किए उन्होंने बैठ के सारी पॉलिसीज बना दी, जो कि वक्तन फक्तन बदलती रहती है। अब आपका मसला आया एक करंट चाइना के साथ, मिसाल के तौर पे आपको लगता है कि चाइना ने एलओसी पे या कम से कम जो बाउंड्री उनके साथ हमारी मिलती है, उस बाउंड्री पे चाइना ने अटैक कर दिया। मैं बिलफर्ज आपसे एक बात कर रहा हूं, तो ये जो आपकी मेन पॉलिसी थी उसके तो खिलाफ एक चीज होगी है। तो इसका फैसला आप कौन करेगा? पॉलिसी लेवल पे फैसला होगा या नीचे फैसला होगा? ये पॉलिसी लेवल पे फैसला होगा, क्योंकि इस पॉलिसी को बदलने की भी सूरत पेश आ सकती है, या आप चाइनीज काउंटर पार्ट से रब्ता करके ये कहा जाएगा, कंफर्म करें कोई मिसअंडरस्टैंडिंग तो नहीं है, ठीक है। इस तरह की चीजें जो कि पहले कभी नहीं आई, वो पॉलिसी लेवल पे ऊपर डिस्कस होंगी। सो जो चीज हमें अब क्लियर है, वो क्लियर ये है कि हमारा मुल्क की एडमिनिस्ट्रेशन में टॉप लेवल से कोई कंसर्न नहीं होगा। इधर हमारा मिडल लेवल और लोअर लेवल दोनों ब्यूरोक्रेसी के सूरत में आती हैं, इनसे हमारा लिंक है। मिडल लेवल ने पॉलिसीज के अंदर रहते रहते जो आपको वक्तन फक्तन हालातों वाकयात आते रहते हैं, उनके बारे में फैसले करने हैं और उन फैसलों को इंप्लीमेंट करना है आपकी लोअर लेवल में, ठीक है। सो मिडल और लोअर लेवल से हमारा लिंक है। इनको जो रूल्स मैनेज करते हैं, जो रूल्स गवर्न करते हैं, उनको कहते हैं एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्या ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ये जो हुकूमती लेवल पे होता है या प्राइवेट सेक्टर में भी हो सकता है? नहीं, प्राइवेट सेक्टर में इसको मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है। वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, वो मैनेजमेंट की किताबें आप पढ़ेंगे इसमें आपको, ठीक है। इधर हम उसी मैनेजमेंट को इधर हम एडमिनिस्ट्रेशन कह रहे हैं, और एडमिनिस्ट्रेशन भी मैनेजमेंट का मिडल और नीचे वाला लेवल, ठीक है जी। ओके।
पॉलिसीज आपने नहीं बनानी, पॉलिसीज कैबिनेट ने बनानी है। पॉलिसीज के अंदर रहते रहते फैसले और इन फैसलों की इंप्लीमेंटेशन जो करनी है, वो दोनों चीजें आपकी एडमिनिस्ट्रेशन या जिसको मैनेजमेंट कहते हैं उर्फ आम में, उसने जाके इसका इस्तेमाल करना है। अच्छा, दूसरा एक सवाल, जिमनी सवाल, ये जो लॉज बनते हैं या इनकी जो मुख्तलिफ ट्रेड्स की रेगुलेशन की जाती है, ये कवानीन पहले बनते हैं या वो ट्रेड्स पहले आती हैं? मिसाल के तौर पे क्या तिजारत पहले आई या तिजारत के लॉ पहले आए? कवानीन तिजारत पहले आई सर। तिजारत पहले आई, ठीक है ना। उसी तिजारत को, उसका इंतजाम अच्छा मैनेज करने के लिए, उसकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन रखने के लिए, ताकि लोगों को कम से कम डिस्प्यूट हो, उसके तहत आपका कमर्शियल लॉ या कॉन्ट्रैक्ट लॉ हालातों वाकयात को देखते हुए बनाया गया। इसी तरह एडमिनिस्ट्रेशन भी सदियों से होती आ रही है। जितनी हुकूमतें इससे पहले बादशाहतें हुआ करती थी, फिर ये डेमोक्रेसी आना शुरू हुई, डिक्टेटरशिप कहीं भी एग्जिस्ट करती है, कोई भी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, उधर एडमिनिस्ट्रेशन हमेशा से होती जा रही है और हमेशा होती रहेगी, ठीक है। ये वक्तन फवक्तन जब आपका मॉडर्न नेशन स्टेट बनी, बादशाह से आप निकले, तो ये फैसला किया गया कि भाई कुछ कवानीन तो होने चाहिए जिन कवानीन के तहत हम इस एडमिनिस्ट्रेशन को चला सकें। तो लिहाजा वक्तन फवक्तन आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनता गया। अब नेक्स्ट सवाल आप ये करेंगे, क्या एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किसी एक्ट में है, किसी कॉन्स्टिट्यूशन में है? जैसे मिसाल के तौर पे हम आपसे बात करेंगे कि भाई इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट पढ़ना है, तो आप कहेंगे जी कॉपीराइट ऑर्डिनेंस है जी, ट्रेडमार्क ऑर्डिनेंस 2001 है जी, वहां मौजूद है, जाके पढ़ ले। Administrative law, strangely, despite being called a law, is not mentioned in any statutory book. Then how is it a law? ये ऐसे लगता है जैसे एक नेचुरल लॉ है सर, जो अनरिटन है ना, तो नेचुरल लॉ की एक किस्म है फिर ये। बिल्कुल। अच्छा, ये अनरिटन नहीं है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये एक जगह पे मौजूद नहीं है, इसमें इंटरनेशनल लॉ भी यही है। इंटरनेशनल लॉ भी आपको एक कोडिफाइड फॉर्म में एक जगह नहीं मिलेगा, ठीक है, लेकिन उसके इंटरनेशनल लॉ के फिर कुछ कन्वेंशंस आपको मिलते हैं। आप देखते हैं ना इंटरनेशनल कन्वेंशंस, फिर बायलैटरल आपकी एग्रीमेंट्स वगैरह उसके अंदर आती हैं। कुछ चीजें हैं जो आपको कोडिफाइड फॉर्म में नजर आती हैं, लेकिन उनको हम ऐसा, जिस तरह हम लॉ को जानते हैं ना, उनको लॉ नहीं कहा जा सकता, उनको स्टैट्यूट नहीं कहा जा सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ में ऑन द अदर हैंड स्टैट्यूट्स हैं, लेकिन एक नहीं है। गवर्नमेंट है, जो मॉडर्न गवर्नमेंट है, खासतौर पर पाकिस्तान के अंदर, इसकी एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी ये काम कैसे करती है, ठीक है, ये मैं आपको बताता हूँ। मिसाल के तौर पे फेडरल लेवल पे अभी हमने जिक्र किया कि मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स हैं जो आपके फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में जो सब्जेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर मिनिस्ट्री, एजुकेशन, हेल्थ, जो जो आपको नज़र आते हैं, आपकी फर्स्ट जो आपकी लिस्ट है, लेजिस्लेटिव लिस्ट, उसके अंदर जो जो सब्जेक्ट मौजूद हैं उसके मुताबिक करस्पॉन्डिंग मिनिस्ट्रियाँ या डिवीजन्स मौजूद हैं, वो सब मिलकर कैबिनेट बना लेते हैं, ठीक है। इन मिनिस्ट्रीज के आपस में जो इंटर रिलेशन है, इसको गवर्न करने के लिए रूल्स ऑफ बिजनेस हैं। वो है रूल्स ऑफ बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ हैं आपकी मिनिस्ट्रीज की, इन मिनिस्ट्रीज की आपस में कोऑर्डिनेशन, गवर्नमेंट की सारी वर्किंग उसको गवर्न करती है। सो अगर मैं फेडरल गवर्नमेंट की बात करूं तो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर फेडरल गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर है, ठीक है, और आपका सो कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, क्योंकि मैंने भी आपको बताया कि कैबिनेट लेवल पे हम एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ नहीं बोलेंगे, लेकिन कम से कम कैबिनेट की वर्किंग के लिए जो लॉ मौजूद है वो आपका रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 है, जो कि आपको बताएगा कि कौन कौन सी मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स होंगी, इन मिनिस्ट्रीज ने आपस में इंटरेक्शन कैसे करनी है और फैसला साजी कैसे होगी। अब नीचे आ जाते हैं थोड़ा सा। आप बैठे हुए हैं जी इंटीरियर मिनिस्ट्री के अंदर, आप सेक्रेटरी इंटीरियर मिनिस्ट्री हैं, ठीक है। आपने अपनी जो डे टू डे वर्किंग करनी है, आपकी हायरार्की क्या है, आपके फंक्शंस क्या क्या हैं, आपने किस अंदाज से फंक्शंस करने हैं, इन फंक्शंस पे लिमिटेशंस क्या क्या हैं, ठीक है, ये सारी बातें आपको रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 में फेडरल गवर्नमेंट की मिलेंगी। सो एक सेक्रेटरी के लिहाज से या उसकी मिनिस्ट्री के लिहाज से जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, दैट इज रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 एज फार एज द फेडरल गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड। एक किताब आपको नहीं मिलेगी, ये डिपेंड करता है जितने स्ट्रक्चर्स हैं उनके मुताबिक आपको किताबें मिलेंगी, स्टैट्यूट्स मिलेंगे। प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अपने रूल्स ऑफ बिजनेस हैं,
उनकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसने कैसे काम करना है। मिसाल के तौर पे आप बैठे हुए हैं एग्रीकल्चर, नीचे पंजाब गवर्नमेंट में आ जाते हैं जहां मिनिस्ट्रीज नहीं होती, जहां हम डिपार्टमेंट्स कहते हैं यूनिट्स को। एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री ये देखती है कि उसने कोई नया फैसला करना है, एक पॉलिसी लेवल डिसीजन ऊपर मौजूद है या कैबिनेट एक पॉलिसी देती है कि भाई थोड़ी सी तवज्जो ज्यादा दें एग्रीकल्चर पे। हमारा मुल्क एक एग्रीकल्चर मुल्क है, हमारी ज्यादातर इकोनॉमी का इन्हिसार भी एग्रीकल्चर पे होता है, तो एग्रीकल्चर को जरा बूस्ट अप किया जाए। ये आपका एक पॉलिसी आती है ऊपर से कैबिनेट से, ठीक है। आपका सेक्रेटरी जो एग्रीकल्चर होगा वो बैठ के इस पॉलिसी के अंदर अपने प्लान्स बनाएगा कि मैंने भाई क्या क्या चीजें इंप्रूव करनी है। वो देखेगा यार जो हमारी ज़मीन है, जो आपकी पूरी पंजाब में ज़मीनें मौजूद हैं, ठीक है, ये मिसाल के तौर पे इनमें से कितनी बंजर हैं, कितनी काबिल काश्त हैं, किन किन ज़मीनों पे क्या क्या उगाया जा सकता है, क्या उगाया जाए तो ज़र मुबादला ज़्यादा मिलेगा, क्या ना उगाया जाए तो ज़र मुबादला कम मिलेगा, ठीक है। ये सारे वो जो कैबिनेट की पॉलिसी थी इसके अंदर बैठ के मिनिस्ट्री ने अपने प्लान्स बना लिए सारे, और उसके बाद उनकी फील्ड टीम जहां जहां मौजूद है पूरे पंजाब में, उस फील्ड टीम ने उन सब की इंप्लीमेंटेशन करनी है। अब एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ये कहता है कि जनाब मुझे इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने के लिए मुझे 10 अरब रुपया भी चाहिए। जरा मुफ्त में कुछ नहीं होता ना। तो रूल्स ऑफ बिजनेस 1973 ये बताते हैं कि आपने ये सारा प्रपोजल बना के आपने ये राउट करना है थ्रू फाइनेंस डिपार्टमेंट, क्योंकि फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, इस पे उनका व्यू लिया जाना जरूरी है बिफोर इट्स अप्रूवल। वो फाइनेंस डिपार्टमेंट से होता हुआ जो भी अप्रूविंग अथॉरिटी है कैबिनेट तक जाएगा, ठीक है। एग्रीकल्चर सेक्रेटरी ये सोचता है कि मुझे तो इसके लिए कानून नहीं बना हुआ, कोई कानून चाहिए कि जो अगला कानून है बड़ा डिफेक्टिव है, इसमें अमेंडमेंट की जरूरत है। पॉलिसी ऊपर थी प्रोविंशियल कैबिनेट की कि एग्रीकल्चर सेक्टर को बेहतर किया जाए, उसके अंदर सेक्रेटरी बैठा हुआ प्लान्स बना रहा है उस पॉलिसी के अंदर। वो क्या कहेगा कि मुझे चाहिए कि मेरे एग्जिस्टिंग लॉ में अमेंडमेंट्स की जाए, कोई नए कवानीन भी बनाए जाए, वो ये सारी बातें लिखेगा। ये रूल्स ऑफ बिजनेस जो कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो कहता है कि आपने लॉ डिपार्टमेंट को पहले भेजना है, क्योंकि लॉ रिलेटेड चीज आ गई है। वो लॉ डिपार्टमेंट से होता होता कैबिनेट के पास पहुंचेगा और उसके बाद उसकी इंप्लीमेंटेशन की जाएगी, ठीक है। सो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स प्रोविंशियल लेवल पे और गवर्नमेंट की मिनिस्ट्रीज और डिविजन्स फेडरल लेवल पे, ठीक है, इनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है वो बुनियादी तौर पे आपको रूल्स ऑफ बिजनेस के अंदर मिलेगा। अब सवाल पैदा होता है कि आजकल तो इसके अलावा भी इदारे मौजूद हैं, जैसे पंजाब में LDA लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी, पार्क्स एंड हॉर्टिकल्चर अथॉरिटी, टेफ्टा टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, ठीक है। इस तरह आप और ढेर सारी अथॉरिटियां देखेंगे। ये अथॉरिटियां किस चक्कर में है? क्या ये गवर्नमेंट के जो डिपार्टमेंट्स हैं उनका हिस्सा है? क्या ये उन गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से अलग हैं? क्या इन पे वही रूल्स ऑफ बिजनेस, वही एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ अप्लाई होता है जो इनके डिपार्टमेंट्स पे होता है, या इनका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कहीं और मौजूद है? अच्छा सर, इसमें क्वेश्चन एक है जी बोले कि मुझे ऐसे लगता है कि जितने यानी ये कैबिनेट डिवीजन हैं ये सिर्फ पॉलिसीज बनाती हैं। हम ये नहीं कह सकते कि जैसे एक स्टेट के 3 पिलर होते हैं, यानी वो जो कानून साज असेंबली है, फिर जुडिशरी है, तो तीसरे नंबर पे एडमिनिस्ट्रेशन आती है गवर्नमेंट लेवल पे, जिसमें चीफ सेक्रेटरी से लेके ACDC तक सब लोग होते हैं, प्लस पुलिस भी होती है। तो ये थोड़ा सा क्या, ये मेरा सवाल है, ऐसे यानी ऐसे लगता है या सिर्फ कैबिनेट डिवीजन तक ये महदूद रहता है हमारा? कैबिनेट डिवीजन तो एक डिवीजन है ना फेडरल गवर्नमेंट की, वो कैबिनेट से रिलेटेड जो मामला, सिर्फ आप कहना चाह रहे हैं कैबिनेट, काबीना की बात कर रहे हैं, कैबिनेट डिवीजन की बात नहीं कर रहे आप, जी जी, ठीक है ना। काबीना जो ऊपर मौजूद है, मैंने आपको बताया कि उन्होंने पॉलिसी लेवल फैसले करने हैं। पॉलिसी लेवल फैसला क्या होता है ये मैंने अभी आपको बताया। पॉलिसी लेवल फैसला क्या होता है कि पहले कुछ चीदा चीदा बातें बना के रख ली जाएं, अभी नीचे वर्किंग होती रहेगी, वो जो डे टू डे मसले आएंगे वो बात की बातें हैं। आपने चीदा चीदा पॉलिसियां बना ली हैं या एक नई पॉलिसी आपने बनाई है, जैसे मैंने कहा कि एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को उसको इन्हांस किया जाए, उसका इकोनॉमी में रोल बढ़ाया जाए, GDP में इसका रोल बढ़ाया जाए। ये कैबिनेट एक पॉलिसी लेवल का फैसला करती है। कैबिनेट ने बस कर दिया, कैबिनेट ये नहीं करना कि इसको मैंने अब इसको इंप्लीमेंट कैसे करना है। इकबाल साहब ये बात समझ आ रही है? इकबाल साहब ने आपको सवाल किया था ना, वो पॉलिसी ऊपर से आनी है। उस पॉलिसी को इंप्लीमेंट करने के लिए जो प्लान्स बनने हैं और उन प्लान की जो एग्जीक्यूशन होनी है वो आपकी ब्यूरोक्रेसी ने नीचे करनी है, ठीक है।
अब Yes. आप बाकी आपका सवाल था कि 3 पिलर्स हैं जी, लेजिस्लेचर, कानून साज असेंबली जो होती है या मुकन्ना कहते हैं, जुडिशरी और एग्जीक्यूटिव या एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल। हमारा इस सब्जेक्ट में जुडिशरी से कोई ताल्लुक नहीं है, ये बात लिख लें, इंपॉर्टेंट है। लेजिस्लेचर से कोई ताल्लुक नहीं है, हमारा सिर्फ ताल्लुक है एडमिनिस्ट्रेशन से, एग्जीक्यूटिव आर्म से, और एग्जीक्यूटिव आर्म का भी वो वाला आर्म जो आपका परमानेंट एग्जीक्यूटिव में आता है। सो लेजिस्लेचर भी इस सब्जेक्ट में नहीं है, जुडिशरी भी नहीं है, और टॉप लेवल एडमिनिस्ट्रेशन सो कॉल्ड जो पॉलिसी मेकर्स हैं, जो कैबिनेट है, जो मिनिस्टर्स हैं, वो भी इस सब्जेक्ट का हिस्सा नहीं है। उसके अलावा जो एग्जीक्यूटिव का दूसरा हिस्सा है जिसको हम परमानेंट एग्जीक्यूटिव कहते हैं, दैट इज द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द सब्जेक्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। क्लियर हुई जी ये बात? यस। किसी और को इसमें कंफ्यूजन कि हमारा स्कोप पहले डिफाइन हो जाए ना कि हम पढ़ने क्या जा रहे हैं। सर ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव मीन? परमानेंट एग्जीक्यूटिव होती है आपकी ब्यूरोक्रेसी, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव होती है आपकी मिनिस्टर्स और काबीना, क्योंकि वो कुछ अरसे के लिए आते हैं और चले जाते हैं। ठीक है। परमानेंट एग्जीक्यूटिव आपकी चीफ सेक्रेटरी से लेके नाइब कासिद तक, चीफ सेक्रेटरी से लेके 22 ऐसी बात समझ लें। ठीक है, ये आपकी सारी की सारी एडमिनिस्ट्रेशन में आएगी, और इस एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है रूल्स ऑफ बिजनेस 1973। लेकिन मैंने तो अभी बोला था कि आपको किसी एक किताब में नहीं मिलेगा, ये तो एक किताब में मिल गया, क्योंकि इस पर कोई रोशनी डालना पसंद करेगा। मैंने भी कुछ देर पहले बात की है, मैं खुद बताता हूँ, चलिए बजाय कि उस पर टाइम वेस्ट करें। अभी मैंने आपसे जिक्र किया है कि गवर्नमेंट के जो फंक्शंस हैं वो ना सिर्फ गवर्नमेंट खुद करती है, बल्कि उसने ये जो बॉडीज बनाई हुई हैं, स्टैट्यूटरी बॉडीज जो किसी कानून के तहत बनाई जाती हैं, लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी LDA एक्ट 1975 के तहत बनी है, PHA भी पंजाब असेंबली किसी एक्ट के तहत बनी होगी। ठीक है, टैफ्टा 1999 का ऑर्डिनेंस था और अब 2010 का एक्ट है, उसके तहत बनी है। तो क्या ये उस हायरार्की में फिट होते हैं? मिसाल के तौर पे टैफ्टा है स्पेशल इंस्टीट्यूशन ऑफ द इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। इंडस्ट्रीज डिपार्टमेंट ने अपने जो फंक्शंस करने हैं उसको तो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सारा का सारा डिटेल से मिलेगा रूल्स ऑफ बिजनेस में। जो उधर सेक्रेटरी बैठा हुआ है, जो एडिशनल सेक्रेटरी, जो डिप्टी सेक्रेटरी, जो सेक्शन ऑफिसर, जो नीचे जितने सिविल सर्वेंट्स हैं, ठीक है, वो उनका रूल्स ऑफ बिजनेस उनका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है। ये जो LDA, PDA, PHA, टैफ्टा, क्या ये उस गवर्नमेंट का हिस्सा है? और अगर नहीं है तो इनका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ क्या है? यानी आप ये बता रहे हैं कि जो LDA है, PHA है, टफ्टा, क्या ये भी गवर्नमेंट का हिस्सा है या नहीं है? बिल्कुल, मैंने आसान अल्फाज में सवाल किया था कि LDA हाउसिंग डिपार्टमेंट का एक इंस्टीट्यूशन है, क्या उसको उसी तरह गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का हिस्सा समझा जाएगा, सब डिपार्टमेंट, या एक कोई अलग एंटिटी है? और अगर अलग है तो इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ किधर है? मैं बताता हूँ आपको। ठीक है जी, हाउसिंग डिपार्टमेंट जो कि खुद एक डिपार्टमेंट एग्जिस्ट करता है, गवर्नमेंट को आपने मुख्तलिफ डिपार्टमेंट से तकसीम किया हुआ है, ऐसे ही है ना, सारे डिपार्टमेंट्स को इकट्ठा कर लें तो गवर्नमेंट बन जाती है, उनके मिनिस्टर्स को इकट्ठा बिठा दें तो कैबिनेट बन जाती है, उसके अंदर जरा आपका चीफ मिनिस्टर भी आएगा। सो जो LDA है इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ आपको LDA एक्ट 1975 के अंदर मिलेगा। ये बड़ी बात नोट करें, LDA is not part of the housing department, it's a separate department but is governed under the housing department. LDA एक सेपरेट स्टैट्यूटरी इंडिपेंडेंट बॉडी है, गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अंदर रहते हुए उसने इंप्लीमेंटेशन करनी है। सो उसके जो प्रोसीजर्स हैं, उसका जो स्ट्रक्चर है, उसकी जो पावर्स हैं, उसकी जो लिमिट्स हैं, वो आपको LDA एक्ट के अंदर ही मिलेगी। PHA इसका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ PHA एक्ट के अंदर मिलेगा। टैफ्टा इसका जो टैफ्टा एक्ट है उसके अंदर आपको सारी की सारी स्ट्रक्चर मिलेगी। सो इसलिए मैंने कहा था कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है आपको मुख्तलिफ जगह पे फैला हुआ नजर आएगा। अच्छा, अब एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ की बेसिक इंग्रेडिएंट है वो मैं आपको 4-5 लिखवा रहा हूँ, वो आपके लिए बड़ी आसानी हो जाएगी समझने में। फिर सबसे पहले स्ट्रक्चर एंड ऑर्गेनाइजेशन, सेकंड है सब्सटेंटिव फंक्शंस या पावर्स, तीसरा प्रोसीजर्स लिखवाया मैंने, चौथा है लिमिट्स ऑन द पावर्स एंड फंक्शंस,
और पांचवा है कंट्रोल्स। ठीक है, ये वो 5 चीजें हैं जो आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ को डिफाइन करती हैं। मैं मिसाल देता हूं, एलडीए की मिसाल देते हैं, चलें स्टैट्यूटरी बॉडीज पे हम पहले डायरेक्ट जंप करते हैं, फिर गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज डिपार्टमेंट्स की भी जिक्र करूंगा मैं। एलडीए का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ जो 1971 के एक्ट में मिलेगा वो किन हिस्सों में मुश्तमिल होगा? एलडीए एक्ट के अंदर लिखा होगा कि एलडीए की कंपोजिशन क्या है, स्ट्रक्चर क्या है। डीजी इसका हेड होगा, मिसाल एक चेयरमैन होगा जो कि चीफ मिनिस्टर होगा, एक वाइस चेयरमैन बनाया जाएगा, फिर डे टू डे जो वर्किंग है वो डीजी एलडीए करेगा। ठीक है, ये आपने सारा एक स्ट्रक्चर, एक जो है एलडीए का, उसकी ऑर्गेनाइजेशन जो है वो आपको एलडीए एक्ट 1975 में मिल गई। सेकंड मैंने बात की है पावर्स एंड फंक्शंस, वो भी आपको 1975 के एक्ट के अंदर एलडीए के क्या क्या काम है। एलडीए ने हाउसिंग कॉलोनीज बनानी है, हाउसिंग सेक्टर को रेगुलेट करना है, एलडीए ने लैंड यूज देखनी है, एलडीए ने बिल्डिंग प्लान्स बनाने हैं। ठीक है, ये सारी की सारी अर्बन मैनेजमेंट करनी है, ये सारे पावर्स एंड फंक्शंस आपको 1975 के एक्ट में मिल जाएंगे। फिर प्रोसीजर्स, ये सारे फंक्शंस करने किस तरह हैं, हर चीज के करने के डिफरेंट प्रोसीजर्स मौजूद है। बिल्डिंग प्लान अगर करना है तो बिल्डिंग प्लान के अप्रूवल का एक पूरा तरीका मौजूद है। लैंड यूज अगर आपने चेंज कराना है तो उसका एक पूरा तरीका मौजूद है। ठीक है, चौथी चीज जो आपको एलडी एक्ट 1975 में मिलेगी, जो कि एलडीए का एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, मैं बार बार कह रहा हूं, वो आपको मिलेगी इन पावर्स के ऊपर कदगने क्या क्या है, क्या क्या चीजें एलडीए नहीं कर सकता। आपने मिसाल के तौर पर डिफाइन कर दिया कि एलडीए की जुरिस्डिक्शन, अभी लाहौर का पूरा डिवीजन है, उसको डिस्ट्रिक्ट लाहौर में लेके आ रहे हैं, तो ये लिमिट है कि एलडीए लाहौर डिवीजन के बाहर ऑब्वियसली काम नहीं कर सकता। ठीक है, एलडीए का फंक्शन है कि उसने अपनी सोसाइटियां भी बना सकता है, प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज को भी वो मैनेज कर सकता है, उनको रेगुलेट कर सकता है। ठीक है, एलडीए जाके कल कारों का बिजनेस शुरू कर दे, लिमिट है, ये नहीं कर सकते आप। ठीक है, सो इस तरह की आपको जितनी लिमिट्स मौजूद हैं, एलडीए अपनी और कहाँ उस पर कदगने, उनको अगर इनको कदगनों को ऑब्जर्व नहीं करते तो फिर आपके पास कंट्रोल्स हैं, वो भी एलडीए एक्ट के अंदर कुछ मिलेंगे, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मिलेंगे, कुछ मुख्तलिफ एक्ट्स के अंदर मिलेंगे। कंट्रोल क्या क्या है? एलडीए अगर कोई अपना काम नहीं करता जो कि एलडीए एक्ट उसको कहता है कि वो करे, एक बंदे का बिल्डिंग प्लान उसने अप्लाई किया है, वो अप्रूवल करके नहीं दे रहा एलडीए, फंक्शंस को परफॉर्म नहीं कर रहा, तो कंट्रोल क्या है? सबसे पहला कंट्रोल है हायरार्की में जो ऊंचा ऑफिसर बैठा हुआ है। आपका मिसाल के तौर पे इनका कोई खास डायरेक्टर है जो बिल्डिंग प्लान अप्रूवल करता है, उसके ऊपर एडिशनल डायरेक्टर जनरल बैठा हुआ है, डायरेक्टर जनरल बैठा हुआ है। आप उनको एक दरखास्त लिखेंगे, जनाब ये मैंने अप्लाई किया और ये बंदा जो है ये काम नहीं कर रहा। सो एक कंट्रोल का तरीका तो आपको डिपार्टमेंट के अंदर ही मिल गया। फिर आपके कंट्रोल होते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल कंट्रोल्स, रिट फाइल कर सकते हैं आप अगर वो अपने काम नहीं कर रहा। ठीक है, फिर एम्बुड्समैन का एक इदारा मौजूद है। फिर इसी तरह इनफॉर्मल जराए मौजूद है, मीडिया, एनजीओस। ठीक है, ये सारे आपके ऊपर कंट्रोल मौजूद है। सो ये जो पांचों चीजें जिनका मैंने जिक्र किया है, ये एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ मिला के ये पांचों चीजें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बनती है। इसी तरह गवर्नमेंट के किसी डिपार्टमेंट की हम बात करते हैं, इसी हाउसिंग डिपार्टमेंट की हम बात कर लेते हैं। हाउसिंग डिपार्टमेंट का स्ट्रक्चर क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है इसकी। ठीक है, ये सारी बातें आपको पता है कि सेक्रेटरी होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटरी होगा, अपना एडिशनल सेक्रेटरी, डिप्टी सेक्रेटरी, सबकी वर्किंग ये आपने सारी डिफाइन की हुई है। ये आपको रूल्स ऑफ बिजनेस के तहत बाद में आप चीजें बना लेते हैं। फिर हाउसिंग डिपार्टमेंट के फंक्शंस क्या क्या हैं, ठीक है, ये आपको रूल्स ऑफ बिजनेस में मिल जाएंगे। कॉन्स्टिट्यूशन में एक सिर्फ हाउसिंग का लफ्ज लिखा हुआ है, डिटेल आप उधर बता सकते हैं। प्रोसीजर्स क्या क्या हैं, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और अगर इन लिमिटेशंस को कोई ऑब्जर्व नहीं करता या कोई पावर्स एंड फंक्शंस परफॉर्म नहीं करता तो कंट्रोल के तरीके क्या हैं। ठीक है, ये पांचों चीजें मिला के आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ बन जाता है। अच्छा सर, मेरा एक क्वेश्चन था ये सर्विस ट्रिब्यूनल और हाई कोर्ट के बारे में, कि जिस तरह कहते हैं कि हाई कोर्ट जो है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द प्रोविंस है, तो ये सर्विस ट्रिब्यूनल हाईएस्ट कोर्ट नहीं है, वो भी तो एक हाईएस्ट कोर्ट है। अच्छा, इसको मैं बजाय कि इसको भी डिस्कस करें ना, सेकंड सेशन है जो सेकंड पार्ट है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के कोर्स का, वो हमारा है ही सर्विस लॉ। पहला एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ सेशन, सेकंड है ही सर्विस लॉस। ठीक है, तो वो मैं आपको बड़ी डिटेल से बातें एक्सप्लेन करूंगा कि कौन सर्विस ट्रिब्यूनल्स में जाते हैं एम्प्लॉइज, किन को हाई कोर्ट जाना पड़ेगा और किन के लिए सिर्फ रेमेडी एग्जिस्ट करती है, कोई सिविल कोर्ट में जाए। ठीक है सर, ठीक हो गया, ये पूरा एक्सटेंसिव
इस पे 4-5 लेक्चर हैं बड़ी डिटेल से, इसमें हम डिस्कस करेंगे। जो लोग सर्विस लॉज की प्रैक्टिस करते हैं उनको कुछ प्रॉब्लम्स पेश आती होंगी, स्टैट्यूटरी नॉन स्टैट्यूटरी लॉज क्या होते हैं, सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, नॉन सिविल सर्वेंट कौन होते हैं, सर्विस ऑफ पाकिस्तान में एम्प्लॉयज कौन से होते हैं, ठीक है। इनमें से अगर किसी का मसला आए तो किसने सर्विस ट्रिब्यूनल जाना है, किसने हाई कोर्ट जाना है, किसने सिविल कोर्ट जाना है, ठीक है ना। ये बड़ी एक इसकी थ्योरी है डिटेल में। मैंने जिक्र किया था पहले सेक्शन में कि गवर्नमेंट के कुछ अपने डिपार्टमेंट्स होते हैं प्रोविंशियल लेवल पे, या मिनिस्ट्रीज या डिवीजन्स होते हैं फेडरल लेवल पे, ठीक है। और इनके जो जो रिस्पेक्टिव फंक्शंस हैं वो उन्होंने फंक्शंस परफॉर्म करने हैं, ठीक है। ये फंक्शंस आपको कहाँ से मिलते हैं, फेडरल गवर्नमेंट ने क्या क्या करना है, ये आपको कहाँ से मिलेगा। फेडरल गवर्नमेंट इज द सब टोटल ऑफ ऑल द मिनिस्ट्रीज एंड डिवीजन्स। इन सब को ऐड कर देंगे तो फेडरल गवर्नमेंट बन जाएगी। या दूसरे तरीके से आप ये कह सकते हैं कि फेडरल गवर्नमेंट को हमने तकसीम किया हुआ है उसके फंक्शंस के लिहाज से मुख्तलिफ मिनिस्ट्रीज और डिवीजन्स में, ठीक है। यस सर। फेडरल गवर्नमेंट के काम क्या क्या है, सीधा सीधा फॉरेन अफेयर्स, इंटीरियर मैटर्स, एजुकेशन पॉलिसी लेवल तक, हेल्थ आपने प्रिंसेस को दे दी हुई ऑलरेडी, ट्रेड एंड कॉमर्स, फाइनेंस, डिफेंस, ठीक है। अब फेडरल गवर्नमेंट ने कहा ये सारे फंक्शंस मेरे हैं, क्या मैं अकेले जो एंटिटी है, देखिए फेडरल गवर्नमेंट को इंसान तो है नहीं है ना, इट इज जस्ट लाइक अ कंपनी। कंपनी के स्ट्रक्चर का पता है आपको कि कंपनी, जी कंपनी को हम कहते हैं कि लीगल फिक्शन है, वो एक नेचुरल इंसान नहीं है, उसके हाथ पांव मुंह नहीं है, ठीक है। लेकिन उसको आपने एक लीगल फिक्शन के तौर पे इसको आपने एक सेपरेट एंटिटी करार दे दिया। लीगली बात ठीक है, लेकिन एक्चुअली तो उसका कोई हाथ पांव नहीं है, कोई मुंह नहीं है, कोई दिमाग नहीं है, तो फैसले कैसे करेगी। वो फैसले करती है अपने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के थ्रू। सो वो जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स जो भी फंक्शंस परफॉर्म करेंगे, इफ दे कम विद इन द एम्बिट ऑफ मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, उसमें जो जो बातें लिखी हुई हैं उसके मुताबिक अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करता है तो उसको ऐसे ही समझा जाएगा जैसे कंपनी परफॉर्म कर रही है। इसी तरह फेडरल गवर्नमेंट एक एंटिटी है, ठीक है, लेकिन खुद नेशनल एंटिटी तो है नहीं है। उसने अपने फंक्शंस किस तरह परफॉर्म करने हैं अब इस कैबिनेट के थ्रू। पहले दिन फंक्शंस डिवाइड कर दिया गया है। जो है फेडरल गवर्नमेंट का एक पार्ट होता है ना सर, प्रेसिडेंट। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। बेसिक स्ट्रक्चर आपको बात का पता होना चाहिए। प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द फेडरल गवर्नमेंट। पहले समझ लें फेडरल गवर्नमेंट है क्या। फेडरल गवर्नमेंट एग्जीक्यूटिव है। गवर्नमेंट का लफ्ज जब आएगा आपका लेजिस्लेचर का मतलब नहीं है, जुडिशरी मतलब नहीं है, आपका मतलब है एग्जीक्यूटिव। एंड एग्जीक्यूटिव आजकल के कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक जो 2010 की अमेंडमेंट के बाद एग्जीक्यूटिव का हेड प्राइम मिनिस्टर है। 2010 की अमेंडमेंट से पहले मुशर्रफ साहब के दौर में प्रेसिडेंट को एग्जीक्यूटिव बनाया हुआ था उन्होंने। सो ये हमारे मुल्क में लेकिन पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है ना, अगर इंग्लैंड के लिहाज से देखा जाए जो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट का कॉन्सेप्ट ये है कि जो लेजिस्लेचर का हिस्सा होता है प्राइम मिनिस्टर, और वो हेड करता है फेडरल गवर्नमेंट को, ही इज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द गवर्नमेंट। सो प्रेसिडेंट इज नॉट पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट एज फार एज द करंट लेटेस्ट अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इज कंसर्न्ड। There is a difference between Yes, being sir. the head of the government and head of the state. यस सर। फर्क है ना। स्टेट के अंदर तीनों Yes, चीजें sir. आती हैं, ठीक Yes, है। sir. These are the three organs of the state and state is headed by the president of Pakistan. यस सर। ठीक हो गया। इसका एक हिस्सा है वो है एग्जीक्यूटिव या गवर्नमेंट, उसका हेड है प्राइम मिनिस्टर। यस सर। ठीक हो गया। दूसरा मैंने जो बात की है कि इसके Yes. अलावा प्रेसिडेंट का दूसरा फंक्शन पार्लियामेंट का हिस्सा भी है। वो पार्लियामेंट पाकिस्तान में कंसिस्ट्स ऑफ लोअर चैम्बर नेशनल असेंबली, अपर चैम्बर सेनेट एंड द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। कोई बिल जो पास होता है नेशनल असेंबली में वो सेनेट में भी पास होता है, सबसे आखिर में इसको प्रेसिडेंट साइन ना जब तक करे तब तक वो एक्ट नहीं बनता। रीड कर लें। मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी पार्टी गवर्नमेंट में आती है, ये मेजोरिटी में ये हुकूमत बनाती है, उसका ही बंदा हेड ऑफ स्टेट बनता है, उसकी मर्जी के बगैर। उसी पार्टी जैसे भी अभी रिसेंट अलवी साहब थे या पीछे ममनून साहब थे, उनून के थे, उनून की मेजोरिटी उस वक्त थी, अब पीटीआई की मेजोरिटी है। तो अब जो भी उन्होंने एक्ट पास नहीं करवा सकते या कानून नहीं ला सकते तो वो ऑर्डिनेंस बनवा लेते थे। देखिए सेटिस्फाइड हो जाता है थ्रू कोर्ट। मैं आपका सवाल समझ गया हूँ, मैं इसको बड़ी सिस्टमैटिक अंदाज में आपको जवाब दे देता हूँ। बेशक प्रेसिडेंट हुकूमती पार्टी का होता है,
पार्टी का होता है या जिसको वो नॉमिनेट करती है, जरूरी नहीं कि उस पार्टी का हिस्सा हो, जिसको वो नॉमिनेट करती है क्योंकि ये उसकी ठीक है। नेशनल असेंबली में उसकी क्योंकि मेजोरिटी होती है तो लामहला वो प्रेसिडेंट इलेक्ट हो जाता है। लेकिन उसकी मर्जी से इलेक्ट होने का मतलब नहीं है कि वो गवर्नमेंट का हिस्सा बन गया। प्रेसिडेंट इज हेड ऑफ द स्टेट। जानने की कोशिश करें स्टेट क्या है। स्टेट के 3 हिस्से हैं, तो फिर हाँ ना, गवर्नमेंट या एग्जेक्टिव। जो गवर्नमेंट है ना वो एग्जेक्टिव एक ही बात है, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी तीनों का हेड है प्रेसिडेंट। वो गवर्नमेंट का हिस्सा कैसे हो सकता है? मेरा एक क्वेश्चन था कि जो गवर्नमेंट अगर मेजोरिटी उसके पास नहीं है, वो एक बिल पास नहीं करवा सकती, तो वो थ्रू ऑर्डिनेंस वो एक काम करवा लेती है, ऑर्डिनेंस पास करवा लेती है और अपना काम चला लेती है। और उसके मुताबिक वो अगर वो किसी को बुरा लगे तो वो चैलेंज किया जाता है, अगर ना बुरा लगे तो वो चलता रहता है। वो बाद में एक्ट बनता है या नहीं बनता, ये तो बात की बात है, या वो फॉर द टाइम बीइंग एक्सपायर हो जाता है 6 महीने बाद या जैसे भी है। तो वो गवर्नमेंट जो होती है सर, वो उसी के थ्रू, प्रेसिडेंट के थ्रू अपना काम या अपना फंक्शन चला रही होती है। देखिए आप समझने की कोशिश करें, कोई भी अपना एजेंडा या पॉलिसी अपनी implement करवाना। बेसिक कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ के कुछ कॉन्सेप्ट्स आपने माशाल्लाह जरूर पढ़े होंगे, थोड़े से मैं रिवाइज करा देता हूं आपकी, ठीक है। ऑर्डिनेंस इज अ लॉ मेकिंग फंक्शन, ठीक है। ऑर्डिनेंस पार्लियामेंट बना सकती है, प्रेसिडेंट बीइंग द पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट, ठीक है। ऑर्डिनेंस का मकसद क्या होता है? कुछ सीधा सीधा उसकी जरूरियात है कि अगर असेंबली का सेशन नहीं हो रहा और एक बड़ी इमरजेंसी की चीज आ गई है, तो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान बीइंग पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट वो एक लॉ 4 महीने के लिए उसको नाफिज कर देता है। उसके बाद 4 महीने के बाद असेंबली के सामने पेश किया जाता है, असेंबली चाहे उसको एक्सेप्ट करे या ना करे। तो पहले ये समझें कि ऑर्डिनेंस बनाना गवर्नमेंट का फंक्शन नहीं है, लेजिस्लेटिव फंक्शन है। ये डिस्टिंक्शन जाना जरूरी है। ये थ्योरी की हद तक ठीक है, लेकिन प्रैक्टिकली ऐसा नहीं होता। लेकिन ये एक क्वेश्चन अलग है, इस पे हम नहीं जाना चाहते। मैं इसे कह रहा हूं, ठीक है, आप सर आगे चले, इसको तो छोड़ दें। चलिए अच्छा, तो इसमें आपका एड्रेस कर देते। इसमें सर एक मेरी गुजारिश है सर, एक मेरी गुजारिश, कुछ जो है ना, कुछ चीजें हैं ये सुप्रीम कोर्ट की ऐसी साइटेशन है, उसमें जैसे अल जहाद ट्रस्ट है, ये कोई इस तरह की और भी 1996 का जो केस तो है, उसमें ये जी जी हाँ जी, इसमें ये ऐसी साइटेशन है जिसमें एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ के मुतालिक काफी सारा बताया गया है। जी जी। तो वो मेरी हम्बल सबमिशन ये होगा, अगर कोट करवा दें तो उसको हम थोड़ा सा पढ़ लें, और पढ़ने के बाद फिर हमें ये तो कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है क्या, एडमिनिस्ट्रेशन किसको कहते हैं, ये उसको फंक्शन कैसे किया जाएगा। जी जी। अल जिहाद ट्रस्ट अगर आप पढ़ लेना, उसमें कोई जिक्र नहीं है। उसमें बेसिक इशू जो एड्रेस हुआ था वो अदलिया की अपॉइंटमेंट का एड्रेस हुआ था कि अपॉइंटमेंट कैसे करनी है, ठीक है। जुडिशरी से लिंक अदलिया ठीक है सर, अदलिया भी तो एक एडमिनिस्ट्रेटिव के थ्रू, उनके अंदर भी तो एडमिनिस्ट्रेटिव है ना। साजिद साहब क्या कर रहे हैं आप? आपने अदलिया को एडमिनिस्ट्रेटिव कैसे बना दी? अच्छा, आपने लेक्चर अभी ज्वाइन किया, पहला पार्ट ज्वाइन नहीं किया था सर? पहला सेशन नहीं मैं सर नहीं पहला नहीं किया, लेकिन मैं सर हम्बल सबमिशन ये कि वो एक बॉडी है ना, सुप्रीम कोर्ट है या हाई कोर्ट है, उसके अंदर भी तो अपना एक फंक्शन है, किसी एडमिन के थ्रू चल रही है ना। उनका जो अपना एडमिन होता है, वो आपकी यूनिवर्सिटी का भी एडमिन है। ये वो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ वो वाला एडमिन नहीं है। दिस इज नॉट दैट एडमिन जो किसी एक इदारे के अंदर टॉप बंदा एडमिनिस्ट्रेशन चला रहा था, समझेगा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ इज ओनली कंसर्न्ड विद द एग्जीक्यूटिव ब्रांच ऑफ द स्टेट एंड दैट टू ऑफ द लोअर पार्ट। कैबिनेट से हमारा नहीं है, कैबिनेट के नीचे ब्यूरोक्रेसी जो काम करती है, उस ब्यूरोक्रेसी को कैसे कंट्रोल करना है, उसके फंक्शंस क्या हैं, लिमिट्स क्या क्या हैं, इन सब को हम डिस्कस करेंगे। ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। वो आपकी यूनिवर्सिटी का भी एडमिन लॉ है, फिर आपको उसको भी एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ कैसा बना देंगे, ठीक है ना। एक बिजनेस है, उसका भी एडमिन डिपार्टमेंट है, उसको भी आप बना देंगे। एडमिन वो वाला एडमिन कुछ और है, इधर एडमिनिस्ट्रेशन से मुराद है एग्जीक्यूशन एग्जीक्यूटिव। सिंपल एक एग्जांपल दूं सर इसकी मैं, एडमिन लॉ की। अब सपोज करें सर, एक बंदा सेक्रेटरीट में मुलाजिम है सर। हाँ जी। सेक्रेटरीट में मुलाजिम है, वो कोई एसओ आप उसे समझे या कोई आप उसे सुपरडेंट समझे, इस तरह का कोई मुलाजिम है, उसको सर्विस से टर्मिनेट किया जाता है सर। अब उससे हायर जो अथॉरिटी है वो सेक्रेटरी है, उसके बाद सीएस है, उसके बाद जो प्रोविंशियल लेवल पे जो होता है सीएम होता है। उसने फिर डिपार्टमेंटल अपील उसने करना होता है सेक्रेटरी को। सेक्रेटरी के बाद उसने जो है सीएस को डिपार्टमेंटल अपील करेगा, बाद में जाके वो जो है लास्ट जो डिपार्टमेंटल अपील जो है वो सीएम के पास उसकी जाएगी सर। अगर उससे उसको कोई रेमेडी नहीं मिलता है तो वो सर्विस ट्रिब्यूनल चला जाता है, ठीक है सर। ये जो है एक आप समझे एक हायरार्की है, पहले सेक्रेटरी होता है, उसके बाद डीएस होता है, फिर एसओ होता है, उसके नीचे जो है हायरार्की में जो नीचे सबऑर्डिनेट जो मुलाजिम होते हैं वो होते हैं। अब वो जो बंदा जो है सबसे पहले डिपार्टमेंटल अपील करेगा, जो उसको वहां से अगर रेमेडी मिली तो थैंक यू वेरी मच।
थैंक यू सॉरी मैं आपको काटना पड़ा, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं। ये जो आपने सर्विस मैटर्स बताया ना, ये एडमिनिस्ट्रेटिव जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसका एक हिस्सा है कि उन्होंने अपनी एचआर को कैसे मैनेज करना है। उस एचआर को अगर टर्मिनेशन करनी है, मिसकंडक्ट करना है, उसके डिपार्टमेंट रेमेडीज क्या हैं, ये एडमिनिस्ट्रेटिव का अपने डिपार्टमेंट की हद तक उसकी ह्यूमन रिसोर्स से ताल्लुक है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ ने ओवरऑल मुल्क चलाना है। जो एग्रीकल्चर सेक्रेटरी है उसने एग्रीकल्चर की पॉलिसीज के अंदर रहते हुए उसके फैसले करने हैं। उसने देखना है कि जितना मैंने आगे एनालिसिस किया है कि किस तरह प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जा सकती है, कौन कौन सी फसल किस किस इलाके में लगाई जानी चाहिए, प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगी, किस टाइम पे लगाई जानी चाहिए, और उनकी इंप्लीमेंटेशन उन पॉलिसीज की जाके, ये है एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ। इसमें एक हिस्सा वो भी है जो आपने एचआर जिक्र किया। इसके अलावा सर जो अब हमारे जो माइनिंग का जो डिपार्टमेंट है सर, माइनिंग के डिपार्टमेंट के जो सेक्रेटरी जो रूल एंड लॉज जो बनाते हैं माइनिंग के हवाले से, ये भी तो उसी का एक ही पार्ट है सर। जी जी बिल्कुल। जो सेक्रेटरी जो होते हैं उनकी जो पूरी जो टीम होती है मिल के जो माइनिंग के हवाले से जो लॉज बनाते हैं, उनके जो रूल्स बनाते हैं, वो भी तो उसका एक पार्ट है। फिर जब वो परफॉर्म करते हैं, लॉज रूल्स बनाते हैं, फिर वो कज़ाई लेजिस्लेटिव में आ गए सर, जहां तक मैं समझता हूँ। जो अब रूल्स बनाना पार्लियामेंट के काम है, ठीक है नहीं सर, जब वो लोग खुद अपने डिपार्टमेंट के रूल्स बनाते हैं, लॉज बनाते हैं, तो उस वक्त जो है आई थिंक वो फिर कज़ाई लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करते हो। इरफान साहब ये आप बिल्कुल बता फरमा रहे हैं। ये पूरा एक लेक्चर इस पे है इंशाल्लाह, डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्वाज़ाई लेजिस्लेशन पे हम पूरा लेक्चर है वो डिस्कस करेंगे। लेकिन चले आपने कुछ जिक्र कर दिया तो थोड़ा सा आपके सामने आपकी आसानी के लिए बात कर देता हूँ। देखिए बुनियादी तौर पे साजिद साहब तवज्जो आपकी चाहूंगा थोड़ी सी। तीन जो आपके ऑर्गन्स हैं, तीन सतून हैं आपकी रियासत के। थोड़ा सा पीछे जाते हुए सवाल का एड्रेस करूंगा ताकि आपका भी जो तशनगी है वो पूरी हो जाए। लेजिस्लेचर इसका काम है कवानीन बनाना, जुडिशरी इसका काम है इन कवानीन की तशरीह करना, और एग्जेक्टिव इसने इन कवानीन को एग्जीक्यूट करना है, इंप्लीमेंट करना। ये बड़ी आसान सी डेफिनेशन हमने LLB में पढ़ी थी अपनी। साथ ही आपने इसको कहते हैं सेपरेशन ऑफ पावर्स। तीन जो हुकूमत के सतून है इनकी आपने अपनी अपनी पावर्स और फंक्शंस आपने अलग अलग कर दिए, लेकिन सेपरेशन ऑफ पावर के साथ एक मिलता जुलता कॉन्सेप्ट है, इसको कहते हैं चेक्स एंड बैलेंसेस। ये दोनों आपने इकट्ठे पढ़े होंगे, इस पर पूरा एक लेक्चर है, लेकिन अभी मैं क्योंकि उन्होंने सवाल कर दिया तो मैं जिक्र करूंगा। वो चेक एंड बैलेंस क्या होते हैं कि अगर एग्जेक्टिव ने कोई ऐसा काम किया है जो उसकी हदूद के अंदर नहीं है तो उस पर चेक है लेजिस्लेचर का, उस पर चेक है जुडिशरी का। ऐसे ही है ना? लेजिस्लेचर अपना काम कोई कानून के मुताबिक नहीं करती तो आपके पास पावर है कि आप जुडिशरी के पास जा सकते हैं, ठीक है। और पाकिस्तान में जुडिशरी के ऊपर किसी का कंट्रोल नहीं है। ये नई डिबेट शुरू हो जाएगी अगर मैंने इस पर बोलना शुरू कर दिया ना, कि मैं हमेशा कहता हूं, मैंने लास्ट टाइम लेक्चर में कहा था कि सेल्फ अकाउंटेबिलिटी इज नो अकाउंटेबिलिटी। जुडिशियल काउंसिल आपने बनाई है, अपॉइंटमेंट्स आप अपनी खुद करते हैं, और किस तरीके से होती हैं, बहरहाल क्योंकि रिकॉर्डेड लेक्चर है इसलिए मैं ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा, ठीक है। सो मकसद है ये तीनों फंक्शंस आपने वाटर टाइट कंपार्टमेंट से डिवाइड कर दिए, और बाद में एक दूसरे ऑर्गन एक दूसरे पे चेक्स एंड बैलेंस रखते हैं ताकि अपने अपने काम कर सकें, कोई दूसरा काम ना करें। अब उसके बाद अगला सवाल पैदा होता है, ये जो एग्जेक्टिव है ना, एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर का काम भी कर सकती है, लेकिन जब एग्जेक्टिव लेजिस्लेचर का काम कर रही होगी तो खुद लेजिस्लेचर नहीं हो जाएगी। क्वाज़ी लेजिस्लेशन की बात में मैं भी एक्सप्लेन करता हूं। एग्जेक्टिव जुडिशरी का काम भी करती है, लेकिन वो वाला जुडिशरी का नहीं। जब ये जुडिशरी का काम करती है तो हम इसको क्वाज़ी जुडिशियल फोरम कहते हैं। मैं आपको बताता हूं क्या है, ठीक है। और एग्जेक्टिव अपने एग्जेक्टिव फंक्शंस को अथॉरिटीज को भी डेलीगेट कर देती है। मैं इस चीज को दोबारा तफसील से बताता हूं। आपने हम बात कर रहे थे LDA की मिसाल के तौर पे। LDA का जो फंक्शन है वो बुनियादी तौर पे हाउसिंग डिपार्टमेंट का फंक्शन है। साजिद साहब मौजूद है, बात फॉलो कर रहे हैं मेरी? जी। LDA जो काम करता है रेगुलेशन ऑफ द हाउसिंग, मिसाल के तौर पे ये बुनियादी तौर पे फंक्शन है हाउसिंग डिपार्टमेंट गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का, ठीक है। हाउसिंग डिपार्टमेंट ने अपनी आसानी के लिए ये जो हिस्सा है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी बना के पंजाब असेंबली से उसकी तरफ डेलीगेट करवा दिया है, ठीक है। सो ये बुनियादी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो कैबिनेट में LDA के फंक्शंस की है वो थ्रू हाउसिंग डिपार्टमेंट ही होगी, लेकिन हाउसिंग ने अपना उस हाउसिंग के तो और बड़े काम है, उसमें से एक छोटा सा काम था रेगुलेशन ऑफ हाउसिंग।
वो उसने वो एक छोटा सा अपने बड़े फंक्शन से एक फंक्शन छोटा सा निकाल के एक नई स्टैट्यूटरी बॉडी पंजाब असेंबली ने बनाई और उसको उसके फंक्शन के बाद। तो एग्जीक्यूटिव एक काम जो अपने हैं खुद भी कर सकती है अगर हाउसिंग डिपार्टमेंट ये काम खुद करता, दूसरा अपने एग्जीक्यूटिव फंक्शंस को डेलीगेट भी कर सकती है। क्लियर हुई जी बात। दूसरा काम, एग्जीक्यूटिव कवानीन बना भी सकती है। ये बड़ा ट्रिकी सवाल मैं आपसे बल्कि ट्रिकी बात कर रहा हूं। आपने कहना है अभी आपने जिक्र किया कि लेजिस्लेचर सिर्फ कवानीन बना सकती है, एग्जीक्यूटिव कहां से कवानीन बनाना शुरू होगी? ठीक है, एग्जीक्यूटिव जो कवानीन बनाती है वो पार्लियामेंट की तरफ से डेलीगेटेड होते हैं। डेलीगेटेड लेजिस्लेशन, क्वाज़ाई लेजिस्लेशन, रूल्स, रेगुलेशंस जो किसी स्टैट्यूट के अंदर पावर दी जाती है, ठीक है, वो बुनियादी पावर पार्लियामेंट ही की है। ये बात गौर कीजिएगा, इसमें बड़ा डिटेल लेक्चर भी दूंगा इंशाल्लाह। सो जब एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर का काम करती है वो क्वाज़ाई लेजिस्लेटिव फंक्शन कर रही होती है, लेकिन उसकी अपनी कोई ताकत नहीं होती। तो लेजिस्लेटिव ने ये डेलीगेट किया होता है कि जनाब ये आप, हमने डिटेल्स नहीं बनाई, सीधा सीधा लॉ बना दिया, इसकी डिटेल्स अब खुद फिल कर लीजिएगा। इसी तरह जब एग्जीक्यूटिव जुडिशरी के फंक्शंस परफॉर्म करती है, जो ट्रिब्यूनल्स हैं, फेडरल सर्विस ट्रिब्यूनल, प्रोविंशियल ट्रिब्यूनल, इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल, कस्टम ट्रिब्यूनल, ड्रग कोर्ट तो अलग है, ड्रग ट्रिब्यूनल अगर आता है तो ठीक है, ये बुनियादी तौर पे एग्जीक्यूटिव के लोगों, ठीक है, हम अलग बात है, हम जुडिशरी के लोग भी अपॉइंट कर देते हैं इन पे, लेकिन जब ये फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो ये क्वाज़ाई जुडिशियल फोरम के तौर पे काम कर रहे होते हैं। ये नॉर्मल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स के अंदर नहीं आते। नॉर्मल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स है सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, ये है नॉर्मल हायरार्की ऑफ जुडिशरी। लेकिन पार्लियामेंट कुछ फंक्शंस इन ट्रिब्यूनल्स को डिवॉल्व कर देती है, एग्जीक्यूटिव उन पे काम करे। तो एग्जीक्यूटिव जब उन पे काम करती है तो वो जुडिशियल फंक्शंस परफॉर्म नहीं कर रही होती। क्वाज़ाई जुडिशियल जरूर है लेकिन वो करती एग्जीक्यूटिव है। ठीक है, अब आपका अगला सवाल आएगा, जनाब वो कॉन्सेप्ट कहां चला गया सेपरेशन ऑफ पावर्स का? ये सवाल ज़हन में आएगा आपके? ये तो एग्जीक्यूटिव सब कुछ कर रही है। यस सर। ठीक है ना। और इसका मेरा जवाब बड़ा इजी और सिंपल सा जवाब है इसका। देखें, जो रूल्स बनाने हैं एग्जीक्यूटिव ने, क्वाज़ाई लेजिस्लेटिव फंक्शन परफॉर्म करने हैं, क्या वो एग्जीक्यूटिव अपनी ताकत से, अपनी पावर से बना रही है? क्या उसके पास खुली छूट है जो मर्जी बनाए उसके अंदर? जवाब है नहीं। उसने उन्हीं हदूद के अंदर रहना है जो उस लॉ के अंदर हदूद दी गई है। ठीक है, तो ये बुनियादी तौर पे जो फाइनलिटी है इस फंक्शन में वो फिर पार्लियामेंट के पास चलेगी। फाइनल जो इसका डिसीजन है, जो सारा सिलसिला है, रूल मेकिंग बॉडी या एग्जीक्यूटिव का नहीं है। मैं बड़ी डिटेल से आपको लेक्चर में बताऊंगा, बुनियादी चीजें बताने दें मुझे। ट्रिब्यूनल जो फैसला करता है, क्या उसका फैसला फाइनल होता है? नहीं, उसकी कहीं ना कहीं नॉर्मल हायरार्की ऑफ कोर्ट्स में अपील रखी जाती है। तो फाइनल फैसला फिर जुडिशरी का हुआ, फाइनल कंट्रोल फिर जुडिशरी का हुआ। ठीक है, so irrespective of the fact that the executive can perform the judicial and legislative functions, executive remains as a separate unit of the state. Administration हमेशा से होती आई है। ठीक है, सिर्फ देखने वाली बात यह है कि पहले की एडमिनिस्ट्रेशन और आज की एडमिनिस्ट्रेशन में फर्क क्या है। पहले एडमिनिस्ट्रेशन या जो एक हुकूमत को चलाना था, उसका मकसद क्या था? उसका मकसद था कि मुल्क का इंटरनल नज़्म नस्क, लॉ एंड ऑर्डर है, इसको बरकरार रखा जाए, अंदर की पुलिस बनाया जाए कोई, और बाहर एक्सपेंशन के लिए, अपने मुल्क का दिफा करने के लिए एक फौज बनाई जाए, और इन दोनों फंक्शंस को फंड करने के लिए टैक्स लगाए जाए। आपकी जो बुनियादी हुकूमत की ये तीन काम थे। हुकूमत को कोई कंसर्न नहीं था कि आपको तालीम मिलती कि नहीं मिलती, आपको अस्पताल, बुनियादी सेहत के जो हुकूक हैं आपको मिलते हैं कि नहीं मिलते, आपको घर मिलता है कि नहीं मिलता। ठीक है, आपको, ठीक है, हुकूमत एक हद तक सड़कें भी बनाती थी, वो सारा कम्युनिकेशन का लिंक बड़ा ज़रूरी था उनकी मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए, लेकिन आपकी रियासत के बड़े महदूद से फंक्शन थे। ठीक है, इसको कहते हैं लेजे फेयर गवर्नमेंट। सो पहले आपकी हुकूमत हुआ करती थी लॉ एंड ऑर्डर गवर्नमेंट, लॉ एंड ऑर्डर स्टेट, कि कोई बुनियादी जो सोशल फंक्शंस हैं, जो आजकल की हुकूमत सोशल वेलफेयर की जो गवर्नमेंट है वो परफॉर्म करती है, वो आपकी पहली हुकूमत ये फंक्शंस नहीं परफॉर्म किया करती थी। ठीक है, सो लिहाजा उसकी जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसकी तादाद भी बड़ी कम होती थी, उसका साइज भी बड़ा कम होता था। ठीक है, जो आपका 19वीं सदी में, 20वीं सदी में
आपका नेशन स्टेट्स आई, आपका सोशल वेलफेयर का स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है, तस्वुर है, वो बनता गया। तो आपकी हुकूमत के फंक्शंस भी बढ़ते गए। आजकल की जो सोशल वेलफेयर गवर्नमेंट है, उसने आपकी तालीम को भी देखना है, उसने आपकी सेहत को भी देखना है, ठीक है, उसने आपको बुनियादी हकूक जो उसके अलावा आपको दिए जाने चाहिए, रोटी कपड़ा मकान की जो हम बात करते हैं, जो हाउसिंग की बात करते हैं, ठीक है, ये सारे के सारे डिटेल फंक्शन जो कि पहले सोशल फंक्शन जो कि स्टेट की जिम्मेदारी नहीं थी, आज की जो स्टेट है, जो रियासत है, वो सारे फंक्शंस अदा कर रही है, ठीक है। सो लिहाजा आपकी एडमिनिस्ट्रेशन को जो मैनेज करना है, जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ है, उसमें भी तो तब्दीली यकीनन आई होगी, ठीक है। अगर मैं डेमोक्रेसीज की अगर बात करता हूँ, बादशाह की 1 मिनट की बात मैं साइड पे कर देता हूँ, तो उस वक्त आपकी जो मिसाल के तौर पे शुरू में लेजिस्लेचर है या जुडिशरी है या एग्जेक्टिव, वो अपने अपने फंक्शंस खुद परफॉर्म कर सकते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा फंक्शंस तो है नहीं है, 3 या 4 मेजर फंक्शंस हैं जो कि परफॉर्म करने हैं, वो आराम से किए जा सकते हैं। जो वक्त बढ़ता गया, आपने सोशल फंक्शंस भी परफॉर्म करना शुरू कर दिए, तो आपकी एग्जेक्टिव अकेली के लिए ना, या लेजिस्लेचर अकेली के लिए सारे काम करना खुद मुश्किल हो गया। अब ये मुश्किल नहीं है, वो एक कहीं बात लिखी हुई थी, मैंने पढ़ी थी, बड़ा मुझे इंटरेस्टिंग बात लगी। उन्होंने कहा कि इतने फंक्शंस अब गवर्नमेंट के हो चुके हैं कि अगर पार्लियामेंट 24 घंटे और हफ्ते में 7 दिन बैठ के भी लॉज पास करती रहे, तो अकेली नहीं पास कर पाएगी, इतने ज्यादा फंक्शंस हो गए हैं, ठीक है। सो वो फिर मुनासिब समझा गया कि पार्लियामेंट बुनियादी सीधा स्ट्रक्चर बना दे और जो डिटेल्स हैं वो एग्जेक्टिव को दे दे। एग्जेक्टिव के पास टाइम भी ज़्यादा है, डिटेल्स भी ज़्यादा है, फ्लेक्सिबिलिटी भी ज़्यादा है, ठीक है, और टेक्निकल एक्सपर्ट्स भी मौजूद हैं उनके पास। तो वो बुनियादी जो एक स्ट्रक्चर बना दिया है आपकी पार्लियामेंट ने, उसके अंदर रहते रहते काम कर लेंगे, ठीक है। सो आपने फंक्शंस डिवाइड, इसी तरह जुडिशरी के फंक्शंस आपने एग्जेक्टिव को दिए ट्रिब्यूनल्स की सूरतों में, ताकि अदालतों पे ज़्यादा बोझ ना पड़े, और जो एग्जेक्टिव फंक्शंस हैं उनकी टेक्निकलिटीज होने वाले लोग जो उन्हीं के अंदर से हैं, ठीक है, वो उनको एडजुडिकेट करें। तो ये बहरहाल जो आपकी एडमिनिस्ट्रेशन चेंज होती गई, उस लिहाज से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ भी बदलता गया। हमने जो आजकल पढ़ा है ना, उसको कॉन्टेक्स्ट में लाते हुए 5-7 मिनट में मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ, क्योंकि जब तक बुनियादी चीज़ें आपकी क्लियर नहीं होंगी, जो मैं आगे बात करने चाह रहा था, वो उसको आप समझ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो बुनियादी चीज़ें जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ से रिलेटेड हैं, इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है, इसकी लिमिट्स क्या हैं, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ। अच्छा, जैसे मैंने भी जिक्र किया है कि जो एडमिनिस्ट्रेशन है, दिस इज अकिन टू मैनेजमेंट ऑफ एन इंस्टीट्यूशन, फॉर एग्जांपल मैनेजमेंट ऑफ ए डिपार्टमेंट, मैनेजमेंट ऑफ ए कंपनी, मैनेजमेंट ऑफ ए यूनिवर्सिटी, मैनेजमेंट ऑफ योर ओन सेल्फ, ठीक है। लेकिन द टर्म विच वी यूज फॉर द स्टेट, फॉर द गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड एडमिनिस्ट्रेशन, just to make it distinctive from the term of management that we used in the private sector. Now, what is administration at the government level? At the top level, we have this cabinet, which consists of all the ministers and headed by the prime minister. He, along with the cabinet members, they make the policy decisions. Policy decisions like, for example, the foreign policy. What is the foreign policy of Pakistan, for example, related to India, related to China, having good relationship with the Islamic countries? These are all the policy level decisions which have been made by the cabinet. Now, if there is a specific problem that arises, that is going to be tackled by the bureaucracy. That is the level of the executive, which is called the permanent executive, that is under the cabinet. That is going to make the decisions under the policy defined by the cabinet, and then those decisions will be implemented. In this subject, we're only concerned with how those decisions are made under the policy and how they are implemented. The policy level stays with the cabinet, and that is not at all subject matter of this subject. You have to make it clear. Like, you know, we earlier mentioned there are 3 sections, 3 organs of a state. Legislature does its own functions, executive does its own functions, judiciary does its own functions. We are not concerned at all in this subject with the functions, with the powers, with the limits of judiciary and the legislature. Our only concern is with
the executive. And in the executive, also the lower part of the executive. We're not concerned with the cabinet policy level decision making. That is the subject matter of the constitution. We are concerned with what happens under the policies of the cabinet. What are the functions of the bureaucrats who are going to make decisions under the standing policy of the cabinet? And what are the powers and functions of those who are going to implement those decisions? फिर बाकी मैंने दूसरी जो बात की है क्योंकि इस कॉन्टेक्स्ट में है, वो हमने डिस्कस ये किया था कि what are those 5 points which make up the administrative law, for example. So I told you the points. You have to see what are the structures or the organization of a particular administrative department, ministry, statutory body, or government. We talked of LDA, for example. The administrative law related to LDA is found in the LDA Act 1975. The administrative law related to secretaries, the departments, the ministries of the government is to be found in the rules of business. For example, in case of the federal government, that is found in the rules of business 1973. The functions, the powers, the procedural limits, and the controls, they are to be found in the rules of business 1973 as far as the government department and ministries are concerned. But as far as the statutory bodies are concerned, for example, LDA, PHA, TEFTA, their whole structure, their composition, their constitution, that who is going to head this organization, how many board members are going to be there, what are their qualifications, all these things are mentioned in the law that makes up, that establishes that statutory body. Then, for example, what are the functions of LDA? They are to be found in the LDA Act 1975. What are the procedures by which those functions are to be performed? They are also mentioned in the LDA Act. And what are the limits? And what are the controlling mechanisms? Controlling mechanisms, as I mentioned earlier, they're not only the controlling mechanism within the department, but we have the controlling mechanism out of the department as well. What if the LDA is not performing the functions that it is supposed to perform? Your remedy could be before the higher authority in LDA, or you can go and file a writ before the High Court, or you can go and file a complaint before the provincial ombudsman. So these are the outside controls that exist over the administration. So 5 things that make up the administrative law are the structure, powers, procedures, limits on those functions, and the controlling mechanism. In whichever department you go, whether you go in a statutory body or whether you go in a government department or a division or a ministry for that matter, you will have all these 5 things that make up the administrative law of that department. As far as the federal government and provincial government is concerned, their procedures, their powers, their limits, they are found in the rules of business. But as far as the powers and functions of the statutory bodies are concerned, they're found in the laws which establishes those statutory bodies. Clear जी? साजिद साहब? सर क्लियर. ठीक है, ये बड़ा जरूरी था एंड पे बयान करना ताकि सबका रिवाइज भी हो जाए. और आपका माशाल्लाह मुझे लगता है कि आपसे बड़े अच्छे इंशाल्लाह सवाल आया करेंगे, मजा आएगा आपसे, होता है ना कि क्लास पढ़ाने का. तो मैं चाह रहा था कि आपका बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा क्लियर हो जाए ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप आए तो बड़े क्वेश्चंस आप से कर सकते हैं. इंशाल्लाह. अल्लाह खैर. थैंक यू वेरी मच जी.